Ajay is a retailer. He has provided the following information. At 1st April 2023, inventory, trade receivable, cash and bank, trade payables हमें दी गई है. Then we have revenue for the year ended, revenue, purchases, expenses, and at 31st March 2024 यानी जो year end है उसके साथ हमारी इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक एंड ट्रेड पेबल दिया हुआ है. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. ग्रॉस मार्जिन का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100. मैं यहीं पे सारे वर्किंग कर लूँगी. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? रेवेन्यू, और रेवेन्यू हमारा क्रेडिट सेल्स एंड कैश सेल्स का टोटल होता है. तो हमारा क्रेडिट सेल्स है 86,400 प्लस कैश सेल्स हमारी 10,600. ये आती है हमारी 86,400 प्लस 10,600 गिविंग यू 97,000. एक मिनट. रेवेन्यू 97,000. इससे माइनस होता है हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स. कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेसेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी कितनी है? यहाँ पे दी गई है 5200. परचेजेस हमारे कितने हैं? 51,300. कैरेज इनवर्स हमें नहीं दिया तो हम वो ज़ीरो होगा, तो मैं यहाँ नहीं लिखूँगी. और हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी है? 6,500. ठीक है, इसको कैलकुलेट करो तो आपके पास आता है 50,000 आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है. तो रेवेन्यू 97,000 है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी 50,000 है. सो 97 माइनस 50,000 इज 47,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट. अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालना है तो उसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100. ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास 47,000 है. रेवेन्यू हमने पहले निकाली 97,000 इनटू 100. दैट गिव्स यू 48.45. यही वर्किंग में यहाँ नीचे करूँगी तो 47,000 डिवाइड बाय 97,000 into 100 giving you 48.45. Profit margin is profit for the year divided by revenue into 100. Profit for the year हम निकालते हैं gross profit minus expenses divide is equal to profit for the year. हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हमारा था 47,000. एक्सपेंसेस हमें दिए गए फॉर द ईयर एंडेड 23,750. इसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये फॉर द ईयर गिवन है. तो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आता है 23,250. तो आपका प्रॉफिट आता है 23,250 डिवाइड बाय रेवेन्यू कितना है? 97,000 into 100 giving you 23.97%. रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री. दैट्स इट. कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें दी गई है, हमने खुद कैलकुलेट किया, वो कितनी है? 50,000. एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं? एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग होल डिवाइडेड बाय 2. ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी? 5200
क्लोजिंग कितनी है 65 होल डिवाइडेड बाई 2, that gives you 58,500, sorry 58,500, 5850, sorry. So 50,000 divided by 5850, giving you 8.5, giving you 8.547. उन्होंने हमें 2 डेसिमल प्लेस रख दिया है, तो हम इसके बाद ग्रेटर देन 5 आते हैं तो इसको राउंड ऑफ करेंगे. 8.55 हमारा आंसर है. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर मैं इसको यहाँ कर दूँगी. ट्रेड रिसीवेबल एट ईयर एंड, और ये ट्रेड रिसीवेबल हमारा नेट रिसीवेबल होगा माइनस एनी इंक्रीज इन अलाउंस ऑफ रिकवरेबल डेट. सो ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स इंटू 365. हमारा एट द ईयर एंड ट्रेड रिसीवेबल कितना था 9550. क्रेडिट सेल्स हमारी कितनी है 86,400 इंटू 365. आपका आंसर आता है 40.34. लेकिन हम इसको हमेशा नेक्स्ट डे राउंड ऑफ करेंगे तो ये आपको देगा 41 डेज. 41 डेज. यही वर्किंग आप नीचे कर लो. तो liquid acid test ratio, liquid acid test ratio is current assets minus inventory whole divided by current liability. तो एट द ईयर एंड हमारी इन्वेंट्री हमारा एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल हमारा एसेट है, कैश एट बैंक हमारा एसेट है, और ट्रेड पेबल हमारा लाइबिलिटी है. वी आर गोइंग टू फाइंड करंट एसेट्स विदाउट इन्वेंट्री. सो यू जस्ट एड 9550 ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश एट बैंक. आपको आंसर मिलता है 10,750. और करंट लाइबिलिटी यानी ट्रेड पेबल हमारा 6,000 है. आपको आंसर पड़ता है 1.79 to ratio 1. आपका 11 मार्क्स इजी स्कोर हो गया. Ajay has been trading for 3 years and has established good reputation. He has never changed his selling price. His gross profit margin for the year ended 2024 is higher than previous years. State one reason why gross profit margin has increased. Gross profit margin तब increase होगा जब आपका gross profit increase होगा. Gross profit is the difference between revenue and cost of sales. मैं लिख देती हूँ. ग्रॉस प्रॉफिट जब हाई होगा इसका मतलब ये कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो डिफरेंस है वो हाई होगा. इसका मतलब ये है कि हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी जिसकी वजह से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो गया है. ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि उसकी जो परचेज प्राइस है, परचेज प्राइस वो लेस हो गई है जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स भी डिक्रीज हो जाती है तो ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है. आपको 1 मार्क सिक्योर हो जाएगा. State one reason why Ajay's customers might be interested in his financial statement. अजय का कस्टमर कौन होगा? कस्टमर्स हमारे सप्लायर्स हो गए. तो जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा ना तो ये देखेगा कि अजय बिजनेस कंटिन्यू कर सकता है फ्यूचर में कि नहीं, उससे लेना चाहिए कि नहीं चाहिए. इसी तरह सप्लायर्स ये देखेंगे कि क्या अजय उनको सब पे कर सकते हैं टाइम पे. तो आप ये लिख सकते हो वेदर अजय कैन कंटिन्यू ऑपरेशन ऑन टाइम.
एक मार्क मिल जाएगा. Ajay is concerned about the level of inventory and trade receivable. He is considering reducing his selling price. Advise Ajay whether or not he should reduce his selling price. Justify your answer by providing advantages and disadvantages of reducing his selling price. जब वो प्राइस सेल कर देगा, जब वो प्राइस कम कर देगा, इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस. जब वो प्राइस लेस कर देगा ना, तो सेल्स इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डिस्काउंट्स जो है ना अट्रैक्ट कस्टमर्स, वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है. जब आप सेल लगती है तो सेल ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करता है रादर देन फुल प्राइस. इससे क्या होगा, जब सेल्स इंक्रीज हो जाएगी तो जो गुड्स है वो जल्दी सेल हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर इंक्रीज हो जाएगी. जब इन्वेंट्री टर्नओवर इंक्रीज हो जाएगी, लेफ़्ट ओवर स्टॉक नहीं होगा. जब लेफ़्ट ओवर स्टॉक वेयर हाउस में नहीं होगा, एक मिनट, इन्वेंट्री टर्नओवर इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से स्टॉक्स विल बी फिनिश इन वेयर हाउस. जब फिनिश होगा तो जो स्टोरेज कॉस्ट होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, वेस्टेज कम होगा, डिमांड फुलफिल हो जाएगी, इससे उसकी रेपुटेशन अच्छी हो जाएगी. पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ से और लोग आएंगे. ठीक है, तो ये इसके एडवांटेज है. डिसएडवांटेजेस के, जब प्राइस कम हो जाएगी ना तो उसका रेवेन्यू लेस हो जाएगा. जब रेवेन्यू लेस हो जाएगा तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट लेस हो जाएगा. जब उसका ग्रॉस प्रॉफिट लेस हो जाएगा तो उसका प्रॉफिट फॉर द ईयर भी लेस हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस तो सेम रहेंगे, प्रॉफिट लेस हो जाएगा. इसकी लिक्विडिटी वर्स हो जाएगी. ठीक है, डिमांड बहुत इंक्रीज जा सकती है. अगर डिमांड ज़्यादा है और वो इतने लोगों को सप्लाई नहीं कर सकता तो उसकी रेपुटेशन स्टेक पे आ जाएगी. रेपुटेशन एट स्टेक. ठीक है, वो लोगों को इतना आदी कर लेगा डिस्काउंट्स पे कि जब वो प्राइसेस वापस बैक टू नॉर्मल करेगा ना, कस्टमर्स विल बी अनविलिंग टू पे फुल प्राइसेस. पाँच मार्क्स का सवाल है. इसमें से आप 2 एडवांटेजेस लिखेंगे, 2 डिसएडवांटेजेस लिखेंगे और एक एडवाइस लिखेंगे कि क्या उसको इंक्रीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. मैं कहूँगी एडवाइस जो भी हो आपको मार्क मिल जाएगा. यस तो वाई, अगर नो तो वाई. Although Ajay's gross margin has increased, his profit margin has fallen for each of 2 years. Sales revenue is the only outcome of Ajay. State 2 reasons why Ajay should be concerned about his falling profit margin. अगर अब उसकी एक ही इनकम है सेल्स रेवेन्यू, ठीक है, जब सेल्स रेवेन्यू से आप सारे कॉस्ट एक्सपेंसेस माइनस कर ले तो आपको प्रॉफिट आ जाता है. जब आपका प्रॉफिट ही कम होता जाएगा तो एक वक्त आएगा जब आप लॉस में जाओगे. जब आप लॉस में जाओगे ना, जिसकी वजह से आप अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकते, आप बिजनेस बंद कर दोगे, शट डाउन कर दोगे. तो इसलिए वन रीज़न वाई ही शुड बी कंसर्न इज इट कैन रिजल्ट इन लॉस. दूसरी बात, जब उसका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो वो ही कैन नॉट इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. जब वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं होगा तो न्यू प्रोडक्ट्स नहीं डेवलप करेगा. जब वो न्यू प्रोडक्ट्स नहीं डेवलप करेगा ना तो वो आउटडेट हो जाएगा, कस्टमर्स नहीं आएंगे, कस्टमर्स विल गो टू कंपेटिटर्स. ठीक है, और उसका बिजनेस लॉन्ग रन में शट डाउन हो जाएगा.